Welcome to our YouTube channel, and in this video we will study about historical background of Indian polity लक्ष्मीकांत for UPSC preparation. So देखिए आज से हमारा लक्ष्मीकांत का एक कोर्स स्टार्ट होता है. सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर. सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से. देखिए ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि हमारा जो संविधान बना है उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है. हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है देखिए वो तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ एक्ट्स वगैरह लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, उनका क्या प्रभाव हमारे ये जो इंडियन पॉलिटी पर पड़ा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको देखते हैं. देखिए सबसे पहली बात तो 1600 में आप सभी जानते हैं चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट जो ये मिला था इससे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सक्लूसिव राइट लेकर यहाँ पर इंडिया में आ गई थी. ओके, ये बात आप सभी जानते हैं, ये सब हिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है. इसके बाद देखिए 1764 की लड़ाई के बाद 1765 में दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था. दीवानी राइट इनको प्राप्त हो गया था. इसके तहत क्या था, जितने भी सिविल राइट्स, जितने भी ये रिवेन्यू वगैरह का कलेक्शन का काम होगा ये सब इनके अंडर आ गया था. 1858 में देखिए 1857 की क्रांति के बाद क्राउन जो था उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लिया था उन्होंने. एंड 1946 में आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बना था 9 दिसंबर को. एंड 1947 अगस्त 15 को हमारा देश आजाद हो गया था. ये तो थे देखिए कुछ ईयर्स की बात. अभी हम स्टार्ट करते हैं मेन हमारा थीम जो हम पढ़ने वाले हैं 1773 से. सो देखिए सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे. सबसे पहला है द कंपनी रूल. कंपनी रूल में देखिए 1773 से लेकर 1858 यानी जो इनका 1857 का हमारा जो रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, वहां तक हम इसको पढ़ेंगे. बिकॉज 1858 में आप सभी जानते हैं कंपनी ने डायरेक्ट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी रूल. तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे. ये कंपनी रूल है, उसको हम बोलेंगे क्राउन का रूल. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली एक्ट जो लगाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा वो थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ठीक है, ये एक्ट उनके द्वारा लगाई जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा. इसके पीछे रीजन था, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो करप्शन वगैरह में इंडल्ज हो गई थी, मतलब वो अपना प्राइवेट काम करती थी और कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में. तो ये पहला स्टेप था कंट्रोल करने का. ठीक है, कंट्रोल करने का ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, उनके जितने भी काम थे उन सबको कंट्रोल करने का पहला स्टेप ये उठाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने. इसके अंदर देखिए कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन काम को अलग अलग कर दिया गया था. उनको बता दिया गया था कि देखिए ये आपका पॉलिटिकल काम है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. ओके, अब इसके अंदर कुछ फीचर्स थे इस एक्ट के, उनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहली बात तो देखिए पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था. ओके, अभी ये पोस्ट हो गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहले गवर्नर जनरल जो बने थे बंगाल के वो थे लॉर्ड वेरन हास्टिंग. ये बात ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेरन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया नहीं ये बंगाल है. ठीक है, याद रखिएगा. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे सबसे पहले, लॉर्ड वेरन हास्टिंग. इसके तहत देखिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी. ओके, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कलकत्ता के अंदर ही ये स्थापित हुआ था, बिकॉज आप जानते हैं बंगाल से कंट्रोल करते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे. एंड यस, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे, ये कंपनी के लिए काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेसिकली ये काम करते थे लोग. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ग्रुप था, इनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. अब इनका काम देखिए क्या था, अब इनको बोला गया कि आप जितना भी रिवेन्यू है, सिविल काम, मिलिट्री अफेयर जितना भी है आपका, उसकी रिपोर्ट हमें देंगे आप. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब देखिए इनके ऊपर रेगुलेशन लगा दी. सिंपल सी बात है, रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, रेगुलेशन लगाना उस पर स्टार्ट कर दिया. कैसे, पहले तो उन्होंने अपना पोस्ट बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, सुप्रीम कोर्ट लगाया जुडिशरी के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल किया कि आप हमें रिपोर्ट देंगे. तो ये था बिल्कुल पहला एक्ट जिसका प्रभाव बाद में हमारी इंडियन पॉलिटी पे पड़ा है. उसके बाद अगला देखिए 1784 में लगाया गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट. क्या नाम था भाई, ये पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है. इससे पहले देखिए 1784 से पहले 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट आया था. अमेंडिंग एक्ट का मतलब क्या था कि 1773 में कुछ चीजों की कमी रह गई थी. ओके, कुछ चीजें थी जो जिन पर बात नहीं बनी थी, सो उनको ठीक करने के लिए इसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट. क्या बोला गया भाई, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको बोला गया. ओके, अब इसके अंदर देखिए क्या किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में,
अब जो पहले 1773 में था उसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन काम को बांट दिया गया था, लेकिन कंपनी तो बिजनेस करती थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने देखिए अब उसके कॉमर्शियल यानी बिजनेस के काम और पॉलिटिकल फंक्शंस को बिल्कुल अलग कर दिया। यहाँ पर डायरकी यानी डबल गवर्नमेंट टाइप से, डिसेंट्रलाइजेशन टाइप से बोल सकते हैं हम, डबल गवर्नमेंट का ये काम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, डबल गवर्नमेंट में देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप जान चुके हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे? जो कंपनी के लिए काम करते थे, तो उनको तो दे दिया कॉमर्शियल काम कि भी आप कॉमर्शियल काम ये करेंगे। ठीक है, और पॉलिटिकल जितना भी काम था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए कि भाई आप जितना भी पॉलिटिकल का काम है वो आप संभालेंगे। तो इसके साथ साथ देखिए इन्होंने अब चार्टर एक्ट लगाना स्टार्ट किया। हर 20 साल के बाद ये चार्टर एक्ट लगाते थे। तो सबसे पहला जो चार्टर एक्ट था वो आया 1813 में। कब आया भाई? ये आया 1813 में। इसके अंदर देखिए क्या किया इन्होंने, कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया। अभी जो अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बिजनेस करता था इंडिया के अंदर, अब ब्रिटेन से और भी कंपनीज यहाँ पर आ सकती थी। तो इसके साथ साथ देखिए क्या होते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे जाते हैं ताकि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, 1830 छोटा सा एक्ट है, ज्यादा फीचर्स नहीं है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया, यानी अब और भी कंपनीज आकर ट्रेड यहाँ पर कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। अगली एक्ट देखते हैं। अगली एक्ट है देखिए 1833। हर 20 साल में चार्टर एक्ट आनी थी, तो 1833 में 1813 के बाद अगली एक्ट जो आती है वो है 1833 में। ओके, तो इसके जो फीचर्स थे देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1833 की एक्ट। इसके अंदर देखिए क्या होता है, अब जो ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, सबसे पहले तो देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसके साथ पावर डिस्ट्रीब्यूटरी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी, यानी सब अपना अपना काम करते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर स्टार्ट कर दिया गया सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इन द सेंस कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अब उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद कर लीजिएगा इस नाम को। वेरेन हास्टिंग के बाद इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उनसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काफी रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन इन द सेंस देखिए पहले सिर्फ बंगाल से काम चलाते थे, अब पूरे इंडिया का इन्होंने दारोमदार संभाल लिया कि अब हम पूरे इंडिया पर राज करते हैं। ओके, अब जितना भी हमारा प्रोविंस कंट्रोल में है हम एज ए इंडिया की गवर्नमेंट काम करेंगे। इज दैट क्लियर? इसीलिए इन्होंने नया पोस्ट बनाया 1833 में जिसका नाम रखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी देखिए इन्होंने पूरी टेरिटरी का अथॉरिटी ले लिया था, पोजेशन ले लिया था कि पूरी अथॉरिटी पूरा इंडिया हमारे कंट्रोल में है। दूसरी बात देखिए, अब सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उनकी पावर्स को छीन लिया गया था। अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तहत काम करना था कंप्लीट। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर जितने भी कानून बनाए जाते थे, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी कानून बनाए गए उनको बोला जाने लगा एक्ट्स। क्या बोलने लगे भाई? एक्ट्स ही बोलने लगे। और इससे पहले जो भी कानून बनाए जाते थे उनको बोलते थे रेगुलेशंस। देखिए आपको याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता था, उस प्रकार से रेगुलेशंस बोली जाती थी। लेकिन अब से जितने भी एक्ट आती थी, जितने भी कानून बनते थे उनको बोला जाने लगा एक्ट्स। अभी दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि ये अब कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन चुका था। देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले बनी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन अलग किया गया, फिर पॉलिटिकल में कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अलग किया गया, अब ये कंप्लीट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बच गया, यानी अब कॉमर्शियल काम इनका खत्म कर दिया गया, कॉमर्शियल काम से इनको बिल्कुल हटा दिया गया। ठीक है, ये था बहुत जरूरी बात। अभी देखिए यहाँ पर बोला गया कि कंपनी की टेरिटरी इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी और उसके हायर्स और उसके सक्सेसर्स के द्वारा यहाँ पर चलेगी। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया ओपन कंपटीशन का, सिर्फ अटेम्प्ट किया गया। सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए इन्होंने कोशिश की कि एक ओपन कंपटीशन यहाँ पर स्थापित किया जाए इंडिया के अंदर, सो दैट इंडिया के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें, इंडिया के लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके इस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस में। लेकिन ये सिर्फ अटेम्प्ट था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन 1833 जो एक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट यहाँ पर बनाई गई। एंड यस, यहाँ पर कंप्लीट रेगुलेशन अब स्टार्ट हो गया था इंडिया के ऊपर। अगला एक्ट 20 साल के बाद आता है 1853 के अंदर। ये लास्ट चार्टर एक्ट था, इसका रीजन है 1857 का रिवोल्ट। ठीक है भाई, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, वरना अगला एक्ट 1873 में आता डेफिनेटली, बट रिवोल्ट होने की वजह से देखिए अभी ये चार्टर एक्ट वगैरह खत्म कर दी गई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट होती है कि हम इंडिया में अच्छी सरकार बनाएंगे, ओके, इंडिया के लोगों को हम डेवलप करेंगे, ये बोलकर बोला जाता है।
तो 1853 इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लास्ट चार्टर एक्ट है, तो इसमें काफी कुछ इन्होंने प्रोविजंस दिए हैं, बिकॉज अब आप जानते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं, तो उनके लिए मेंबर्स भी चाहिए होंगे, उनके काम करने के लिए ऑफिसर भी चाहिए होंगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर यूपीएससी वगैरह का ये जो सिविल सर्विस का एग्जाम है ये स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ओपन कंपटीशन स्टार्ट होता है, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। किसके द्वारा भाई? ये मैकुले कमेटी बनाई जाती है 1854 में, ये बोलती है कि यस इसे अगले साल 1854 में बनाई जाती है, बिकॉज ये ओपन कंपटीशन की बात रखते हैं, तो मैकुले कमेटी बताएगी कि किस प्रकार से ओपन कंपटीशन हो, ठीक है, ये स्टेप्स वगैरह यहाँ पर बताएंगे। 1853 की जो एक्ट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, देखिए ये अलग करते जा रहे थे काम को, स्टार्टिंग से ही 1773 से ही अलग करते जा रहे थे काम को, तो ऐसी अगली एक्ट में क्या करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम को अलग करते हैं। तो लेजिस्लेटिव काम के लिए देखिए 6 मेंबर्स, याद रखिएगा इनको, 6 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है जिसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टाइप से। तो लेजिस्लेटिव काम और एग्जीक्यूटिव काम दोनों अलग कर दिए जाते हैं, सो दैट बर्डन कम हो उसके ऊपर, दोनों को अलग कर दिया जाता है काम को। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट, बिकॉज देखिए कंट्रोल तो इन्हीं का था। ओके, एक और बात है यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर स्टार्ट होती है, इसका मतलब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन। अभी आपको याद होगा 1833 में सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका था, अगर आप फिर से देखें, देखिए यहाँ पर 1833 में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रलाइजेशन ये देखिए कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, लेकिन अभी आप अगर 1853 के बाद आते हैं तो थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। इंडियन मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन, ये जो 6 मेंबर थे इनमें से 4 मेंबर्स इंडिया के थे, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडिया के 4 मेंबर्स थे। कहां कहां से भाई? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल तो आपको याद हो जाएगा, एक आगरा और याद कर लीजिएगा, ये 4 मेंबर इनमें से इंडिया के थे, बिकॉज इनको जरूरत था लोकल रिप्रेजेंटेशन का जो इनको हेल्प कर सके। तो ये थी हमारी लास्ट चार्टर एक्ट। इसके साथ कंपनी का रूल बिल्कुल खत्म हो जाता है। कंपनी का रूल तो देखिए यहीं पर खत्म हो गया था जब मोनोपोली खत्म कर दिया गया, 1813 में मोनोपोली खत्म था, लेकिन फिर भी अभी काम चल रहा था। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति होती है और क्राउन अपने अंडर काम ले लेता है, इसलिए बोलते हैं हम क्राउन रूल। अब महारानी राजा जितने भी ब्रिटेन के बनते हैं वो अपने अंडर कंट्रोल ले लेते हैं 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है। तो सबसे पहली एक्ट ये लेकर आते हैं कि भाई अब लड़ाई हो गई, अब इनको भी डर होता है कि अगर हम इंडिया के खिलाफ जाएंगे तो यस फिर से ये क्रांति कर देंगे, तो इसलिए ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे प्रोमिस करें जिससे लोग क्रांति ना करें। सो ये क्या स्टेप्स लेते हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये बोलते हैं कि हम अच्छी गवर्नमेंट लेकर आएंगे, हम इंडिया की एक गवर्नमेंट बनाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगी, जो लोगों के लिए काम करेगी, इस प्रकार की बातें रखते हैं। इससे क्या होता है देखिए, लोगों में विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाती है। सो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है 1858 में, इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, यानी बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी अच्छी सरकार की हम बात करेंगे, अच्छी सरकार हम लेकर आएंगे। अभी देखिए जितनी भी पावर्स थी, जितनी भी टेरिटरी, सब कुछ किसके कंट्रोल में चले जाता है, क्राउन के कंट्रोल में चली जाती है। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली अबॉलिश कर देते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाता है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार सब कुछ। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ध्यान रखिएगा इनको। सबसे पहला फीचर तो देखिए, गवर्नर जनरल की जगह पर पोस्ट आती है नई, वाइसरॉय। देखिए आपने एक चीज नोट किया होगा, अगर इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को कभी भी लगता था कि यहाँ पर अब कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो पोस्ट को ही चेंज कर देते थे, काम वही था, ठीक है, बस पोस्ट का नाम बदल देते थे। तो सबसे पहले वाइसरॉय इंडिया के बने लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए लॉर्ड वेरन हास्टिंग तो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड वाइसरॉय हमारे पहले लॉर्ड कैनिंग। अभी देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया, आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 चीजें काम करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। देखिए आप फिर से देखिए उस एक्ट को, किस एक्ट में लेकर 1784 में लेकर आए थे ये देखिए यहाँ पर डबल गवर्नमेंट थी, ठीक है। इस डबल गवर्नमेंट को ये 1858 में बिल्कुल खत्म कर देते हैं, यहाँ पर बिल्कुल एंड कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ना ही कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ना ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। इसकी जगह पर देखिए हेल्प करने के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, और इसको दे दिए जाते हैं 15 मेंबर की काउंसिल। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये बनाया जाता है
इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ये ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश जो कैबिनेट था वहां का ये मेंबर होता है बेसिकली, ठीक है। इसको इसको दिए देखिए 15 मेंबर दे दिए जाते हैं इसकी काउंसिल को, सो दैट वो सेक्रेटरी को क्या करे, असिस्ट, एज ए एडवाइजर वो काम करते हैं। और इनका जो चेयरमैन था कौन था भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अभी देखिए मेनली काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले, उसको चेंज करना। अभी आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन काम इनका कब अलग किया गया था, देखिए यहां पर अलग किया गया था 18, ये देखिए 1773 में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग कर दिया था पॉलिटिकल से। और ये एडमिनिस्ट्रेशन काम अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन कब हो चुकी थी, 1833 में प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी बॉडी बन चुकी थी। अब लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने के लिए इन्होंने 1858 की एक्ट लेकर आए थे। सो ये थी हमारी 1858 की एक्ट। अब देखिए अब जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है, वाइसरॉय की जो पोस्ट होती है यहाँ पर, ये जो इंडियन काउंसिल बन चुकी है देखिए पहले यहाँ पर, इसके अंदर सुधार लाने के लिए क्या करते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ये लेकर आते हैं लगातार 3 बार, ठीक है। 1861 में, 1892 में एंड 1909 में। इस काउंसिल के अंदर इंडियंस को शामिल करने के लिए ये सोचते हैं, इनको पता है कि अगर इंडियंस को शामिल नहीं किया तो फिर से रिवोल्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो वाइसरॉय की काउंसिल होती है इसके अंदर कुछ नॉन ऑफिशियल, देखिए इनके पास कोई ऑफिस नहीं होता, नॉन ऑफिशियल इंडियंस को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, सबसे पहले यही वाइसरॉय होते हैं, तो ये 3 इंडियंस को अपॉइंट कर लेते हैं अपनी काउंसिल में, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इन तीनों को ये अपॉइंट कर लेते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडियंस के साथ लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। सो इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, अब आपको पता है कि यहाँ पर 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन हो चुका था कंप्लीटली, अब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो पोस्ट तो नहीं रही, अब बॉम्बे मद्रास को अपनी अपनी पावर वापस दे दी जाती है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन दोबारा स्टार्ट होता है। तो कोई पूछे क्वेश्चन में, यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो आप 1858 की एक्ट याद रखेंगे, इसके बाद 1861 की एक्ट मेनली याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर साथ के साथ देखिए कुछ प्रोविंस और बनती है, जैसे एनडब्ल्यूएफपी है, पंजाब है, तो यहाँ पर नए लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बना दी जाती है। यानी सेंटर में तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ही, इसके साथ साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन जाती है, प्रोविंस की, याद रखिएगा, प्रोविंस में अलग अलग ये बन जाती है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था कि अलग अलग डिपार्टमेंट दे दी जाते हैं इन मंत्रियों को, कि आपका ये डिपार्टमेंट, आपका डिफेंस डिपार्टमेंट है, सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम देखिए 1861 से स्टार्ट होता है। एंड ऑर्डिनेंस बना सकता है वाइसरॉय, जो 6 महीने तक अप्लाई है, यानी आज के टाइम पर जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो यहीं से आई है, ठीक है। तो ये था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। काउंसिल में सुधार हुए, थोड़े बहुत इंडियंस को ऐड किया गया, 3 इंडियंस ऐड हुए सेंटर में, और प्रोविंसेस की अलग अलग काउंसिल बनाई गई। 1892 में क्या होता है, इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को थोड़ा इंक्रीज किया जाता है। देखिए ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, अब इन मेंबर्स को अलाउड किया जाता है कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत इलेक्शन होता है कि भाई इनमें से कुछ मेंबर्स को इलेक्शन के द्वारा हम इलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, 1892 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इलेक्शन का प्रावधान और बजट का डिस्कशन हुआ, सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, चेंज नहीं कर सकते थे। एंड यस 1909 देखिए इंडियन पॉलिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट ये रहती है। इसका दूसरा नाम है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या नाम है भाई, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ये नाम है यहाँ पर। देखिए मोरले था सेक्रेटरी की जो पोस्ट 1858 में आई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, मिंटो था वाइसरॉय, लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय। अभी ये दोनों क्या करते हैं, देखिए ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जहां पर 3 इंडियंस थे, वहां पर इसकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर देते हैं। ये टोटल जो 16 मेंबर रहते थे उसको 60 कर देते हैं, टोटल 16 से। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी थी, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर कम थे, ऑफिशियल मेंबर अभी भी ज्यादा थे। दूसरी बात, अब देखिए यहां पर जो ये लेजिस्लेटिव काम अलग किए गए थे, देखिए यहां पर 1853 में जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अलग अलग काम कर दिए गए थे, इनमें से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी इंडियन नहीं था। लेकिन 1909 में देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को पार्टिसिपेट किया जाता है, और सेंटर एग्जीक्यूटिव में लॉ मेंबर के तौर पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद कर लीजिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा,
जी ये देखिए इनको लो मेंबर के तौर पर अपॉइंट यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को अपॉइंट किया जाता है लो मेंबर के तौर पर। एंड एक और बात है, देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दे दिया जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। प्लस यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे थे 1892 से, आप जानते हैं कुछ मेंबर्स को इलेक्शन के द्वारा इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी जमींदार, कुछ कॉर्पोरेटिव्स को भी यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है। सो ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा एक्ट था जिससे डिवीजन हो गया था हिंदू मुस्लिम का भी, इनकी वजह से कैरेट और स्टिक का ये पॉलिसी था। अगला एक्ट आता है 1919 में। 1919 में देखिए जैसा मोरलेमिंटो रिफॉर्म्स थे वैसे ही मोन्टेग्यू चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स ही आए थे। मोन्टेग्यू सेक्रेटरी थे, चैल्मस्फोर्ड उस टाइम पर वाइसरॉय थे इंडिया के। अभी दोनों क्या करते हैं, देखिए जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें थोड़ा बहुत फ्रेंचाइज लिमिटेड कर देते हैं, इलेक्शन के लिए सिर्फ 10% लोगों को इलेक्शन देते हैं, जो लोग रिच थे जिनके पास प्रॉपर्टी था उनको ये हक दे देते हैं, ठीक है। अब एक और बात है, देखिए प्रोविंस वगैरह तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी प्रोविंस वगैरह में, आप जानते हैं इस बात को। अब ये देखिए सेंटर का कंट्रोल जो था, डिसेंट्रलाइजेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोविंस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं रखते, अलग अलग सब्जेक्ट बांट देते हैं, ठीक है। देखिए सेंटर के सब्जेक्ट्स नहीं बटे थे, यहाँ पर सिर्फ प्रोविंस के सब्जेक्ट बांट दिए जाते हैं, बिकॉज वहां पर गवर्नर काम कर रहे थे। प्रोविंस के सब्जेक्ट बांटकर दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है, पहले थे ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफर्ड और सेकंड इज रिजर्व्ड। देखिए ट्रांसफर्ड में गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर, जो इलेक्शन के द्वारा अपॉइंट होते थे उनके साथ मिलकर काम करता था। रिजर्व्ड थे गवर्नर के लिए सिर्फ, जहां पर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करती थी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जानते हैं ज्यादा इंडियंस नहीं थे, सिर्फ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन था, ठीक है। और आपको याद होगा 1892 में देखिए बजट के लिए डिस्कशन की बात की गई। अभी यहाँ पर देखिए बजट सेपरेट कर दिया गया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविंस अपना खुद का बजट बना सकते हैं, सेंटर अपना बजट तो बना ही रहा था। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो, उसको यहाँ पर इन्होंने बाई कैमरलिज्म कर दिया, यानी दो हाउस बना दिया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जो आज के टाइम पर हमारे लोकसभा राज्यसभा है। तो 1990 से हमने ये प्रावधान लिया है, देखिए। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में दिया था उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। एंड यस ओपन कंपटीशन, देखिए ओपन कंपटीशन जो 1853 से स्टार्ट हुआ था यहाँ से सिविल सर्विस का, उसके लिए कुछ किया जाता है। एंड पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना दिया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना दिया जाता है, जो हमारे आज का टाइम का यूपीएससी है बेसिकली, उसको 1926 में बना दिया जाता है, ठीक है। मींस यूपीएससी का जो आइडिया यहीं से आया है। इसके बाद ये 1919 में बोलते हैं कि हम 10 साल के बाद एक नया कमीशन बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बट वो 2 साल पहले ही आ जाता है 1927 में, जिसका नाम है साइमन कमीशन। 7 मेंबर होते हैं इसके अंदर, सर जॉन साइमन इसके लीडर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, लेकिन सभी ब्रिटिशर होने की वजह से इसका बाइकआउट कर दिया जाता है, तो ज्यादा रिफॉर्म ये नहीं लेकर आते। बट यस ये अपनी रिपोर्ट 1930 में जमा करते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं कि ये जो डायरकी चल रहा है, ठीक है, ये जो डबल गवर्नमेंट का रूल है इसको खत्म करें, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आए, और ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट यानी मुस्लिम वगैरह को जो ये इलेक्टोरेट दिया जाता है इसको एक्सटेंड करें। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को 1935 के एक्ट में सरकार लागू करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है 1935 में, जो सबसे बड़ी एक्ट थी। देखिए इसके अंदर नियरली 321 सेक्शन होते और 10 शेड्यूल्स थे, काफी बड़ी एक्ट थी, ओके ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी एक्ट थी। इसके अंदर देखिए क्या करते हैं ये, अब इंडिया को ऑल इंडिया फेडरेशन के तौर पर बोला जाता है। ऑल इंडिया फेडरेशन है जिसके अंदर प्रोविंस भी है और प्रिंसली स्टेट्स भी है, ठीक है। और सेंटर देखिए 3 लिस्ट बनाता है काम करने की, फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए, प्रोविंशियल प्रोविंसेस के लिए, कंकरेंट दोनों के लिए, जो आज के टाइम पर हमारी यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट है। तो 1935 का एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन से आइडिया लेकर इन्होंने बनाया है ये। अब गवर्नर को काम करना था एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। देखिए आपको याद होगा प्रोविंस में 2 तरीके के सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम करता था, लेकिन रिजर्व्ड सिर्फ गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव के लिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए गवर्नर को कंपलसरी कर दिया गया कि आपको एक्ट करना है सिर्फ मिनिस्टर की एडवाइस से। तो ऐसे हमारे आज प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, ऐसे ही अब सेंटर में भी डायरकी आती है, ठीक है। वहां के जो सब्जेक्ट होते हैं, फेडरल जो सब्जेक्ट था उसको भी डिवाइड किया जाता है सेम ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में, ठीक है। डायरकी को अबोलिश नहीं करते, डायरकी फिर से लेकर आते हैं। अभी बायकैमरलिज्म आप जानते हैं सेंटर में तो आ गया था, लेकिन बायकैमरलिज्म अब प्रोविंसेस में भी आ गया था। 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में डबल हाउस ये लेकर आ गए थे, जैसे हमारा विधानसभा और विधान परिषद होता है, इस प्रकार से। वोटिंग का फ्रेंचाइज इन्होंने एक्सटेंड किया, आरबीआई इन्होंने बनाया, ठीक है 1935 के एक्ट में। और फेडरल कोर्ट यानी जो देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं, इस टाइप से फेडरल स्ट्रक्चर में कोर्ट बनाए 1937 तक ये बन गए थे, ठीक है। अभी देखिए एक बात ध्यान रखिएगा,
हमारा जो 1919 की एक्ट थी, इसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में ये बन गया था, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन यहाँ पर देखिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो था पूरे सेंटर के लिए, प्रोविंस के लिए अलग से बना दिया, एंड ज्वाइंट 2 या 3 प्रोविंस अगर इकट्ठा कहते हैं हमें पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम करना है, तो उनके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले 1919 में पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आए थे। अब देखिए अगली एक्ट सीधी 1947 की आती है, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए एक्ट लेकर आते हैं। होता क्या है देखिए सिचुएशन, यहाँ पर सरकार आती है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है धीरे धीरे, कुछ देश आजाद भी होते हैं। तो फेब 20 1947 में वहां के पीएम होते हैं क्लेमेंट एटले, बोलते हैं कि इंडिया आजाद हो जाएगा जून 30 1948 तक, ये उनकी अनाउंसमेंट होती है। तो इसके लिए वो माउंटबेटन को भेजते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को एज ए वॉइस रॉय। लॉर्ड माउंटबेटन देखिए काफी मनाते हैं मुस्लिम लीग वगैरह को कि इकट्ठा रहे, काफी बातें होती है, लेकिन जून 3 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है, जिसके तहत ये देखिए प्लान था, इनका प्लान क्या था कि ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा अगस्त 15 1947 को, 1947 को ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए आगे है, इन्होंने कहा कि इंडिया इंडिपेंडेंट रहेगा और सवन रहेगा, कब से, यही डेट सेम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सेम डेट। पार्टीशन के लिए कहा कि इंडिया का पार्टीशन तो होगा ही डेफिनेटली, बिकॉज देखिए जो बातें थी वो लागू नहीं हो पाई। ओके, जो इनका डिवीजन था वो होना बिल्कुल जायज था, क्योंकि मुस्लिम लीग मान नहीं रहा था, काफी मीटिंग्स की। ओके, यस, ये एनडीए के लिए भी बेनिफिशियल है, बिल्कुल यस, बिकॉज इंडियन पॉलिटी दोनों एग्जाम्स में पूछी जाती है, यूपीएससी के सभी एग्जाम्स में आपसे पूछी जाएगी। ये इंडियन पॉलिटी, हम सिंपल इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्यादा एडवांस नहीं है, सो आपके एनडीए एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए ये क्या करते हैं, अबोलिश करते हैं ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को। वाइसरॉय का जो ऑफिस है वो तो अबोलिश करना पड़ेगा, तभी हमारी पीएम की पोस्ट आएगी। और हर एक डोमिनियन यानी इंडिया और पाकिस्तान पे क्या करते हैं, गवर्नर जनरल बोलते हैं कि अपॉइंट होगा किंग के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं भाई, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। इसीलिए इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ही बन जाते हैं। एंड यस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस बना था 1858 के बाद, 1858 के एक्ट में, उसको भी ये खत्म कर देते हैं। फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दिया जाता है कि आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इन सबको यूनियन में लेकर आए, काफी उनकी मेहनत लगी। आगे देखिए, एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल लेकर बैठे थे ब्रिटेन के अंदर, वो टाइटल ब्रिटेन से हटा दिया जाता है कि एम्परर ऑफ इंडिया नाम का टाइटल ब्रिटेन में नहीं रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से देखिए 1947 की एक्ट लागू की जाती है। और ये था हमारा आजादी, फिर हमारा 15 अगस्त को आजादी दिवस मनाया गया। अभी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एनडीए के में, खासकर तो देखिए इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनती है, यानी 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, तो उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट ये बना देते हैं, सो दैट देश को चलाएगी गवर्नमेंट ये, जब तक अंग्रेज लोग यहाँ से जाएंगे। सो देखिए एक्सटर्नल अफेयर के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को, ये आप याद रखना है, बिल्कुल आपको इसको याद करना है, एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे ही आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे होम मिनिस्टर वगैरह की पोस्ट पर रहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी फूड एंड एग्रीकल्चर, देखिए हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे वो इंटरिम गवर्नमेंट में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है। जॉन मिथाई हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर रहते हैं। जगजीवन राम लेबर के लिए, ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आया है एक बार। एंड सरदार बलदेव सिंह, देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए में पूछ सकते हैं, बिकॉज डिफेंस का एग्जाम है, यूपीएससी पूछ लेता है। आगे देखिए लियाकत अली खान, ये बात ध्यान रखिएगा, लियाकत अली खान, नेहरू लियाकत पैक्ट हुई थी, उसमें ये याद रखिएगा फाइनेंस के मिनिस्टर ये बनाए गए थे। ओके, सी राजगोपालाचारी बनाए गए थे एजुकेशन के मिनिस्टर। ओके, एंड यस, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे इंटरिम गवर्नमेंट में, इनको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप याद करने के लिए, डोंट वरी। आगे देखते हैं, अगला जो पार्ट है वो है हमारा इंडिया का 1947 के बाद जो कैबिनेट बना पहला, लेकिन विदाउट इलेक्शन था, ये बात याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर प्लस साइंटिफिक रिसर्च, कॉमनवेल्थ रिलेशन, सब कुछ इनके अंडर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे होम मिनिस्टर बने थे, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए इनके दारोमदार दिया गया था। ओके, बाकी ये जो अदर मिनिस्टर इनके बारे में बात करते हैं, देखिए राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट बने थे, इनको फूड और एग्रीकल्चर ही दिया गया था, ठीक है।
इनके पास अभी फूड और एग्रीकल्चर ही था, बिकॉज इलेक्शन देखिए 1950 के बाद हुए थे, संविधान बनने के बाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के पहले, बिकॉज ये सभी पहले मिनिस्टर थे इसीलिए, ठीक है, एक्सेप्ट ये प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये बाद में आएगी। जॉन मिथाई हमारे रेलवे के रहे। ओके, बी आर अम्बेडकर आप सभी जानते हैं लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, सेम वही पोस्ट रहेंगी दोनों में। जगजीवन राम लेबर के हैं। एंड ये देखिए हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आ जाता है कई बार एग्जाम में। अब तो जैसे कोविड-19 का जो चल रहा है इससे रिलेटेड तो डाल सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। एंड सी एच बाबा कॉमर्स के थे, ठीक है। वी एन गैडगिल वर्क्स माइंस एंड पावर के थे। इज दैट क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। एंड यस, देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें सो दैट उनका भी प्रिपरेशन हो सके। हम ये इंडियन पॉलिटी का कोर्स आज से स्टार्ट कर चुके हैं। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनमें इंडियन पॉलिटी सब में पूछा जाता है, आप जानते हैं इस बात को। यूपीएससी बहुत ही डिटेल में पूछता है आज के टाइम पर। ओके, सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। ओके, आपके साथ यहाँ पर एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी डिस्कशन होगा, डोंट वरी। ओके, एंड यूपीएससी के रिलेटेड तो बातें यहाँ पर होती ही रहेंगी। प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।